जी, जी। पहले जब हम यूए में करते थे आपने तो इस तरह डायरेक्ट इधर लिख दिया ना, ये प्रॉपर्टी नेम्स के अंदर। पहले तो हम ये हाँ। प्लस करके वाले में बनाते होते थे। अब वैसे नहीं करना। नहीं, यूनिवर्सल एनालिटिक्स जो था ना, वो बेसिकली हमें एक एडिशनल मेथड देता है, क्योंकि गूगल टैग मैनेजर भी गूगल का है और यूनिवर्सल एनालिटिक्स या गूगल एनालिटिक्स भी गूगल का है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ईजीनेस की हुई है कि आप दोनों प्लेटफॉर्म को बस एक वो इनेबल ओवरराइड सेटिंग करते थे और उसके बाद आप कह देते थे ई कॉमर्स ट्रैक करना है डाटा लेयर से, तो बाकी सारा कुछ वो खुद ही कर लेता था। लेकिन चूंकि फेसबुक एक कंपेटिटर प्लेटफॉर्म है और उसके लिए इतनी इंटीग्रेशन अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हम इस तरह का एक स्ट्रक्चर यूज करते हैं। मे बी मेरी एक दो जगह कन्वर्सेशन चल रही है एक दो डेवलपर्स के साथ, तो अगर हमारा वो सीन ओके हो गया ना, तो हम अपने टैग सारे अपने बिल्ड करेंगे, फेसबुक पिक्सल का टैग, और ताकि हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं हो। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे हमने एक कैटेगरी ओपन किया है और व्यू आइटम लिस्ट का इवेंट फायर किया। ठीक है, यूजुअली आपको हर दफ़ा इवेंट इसी तरह का मिलेगा। इसमें आईडी होनी चाहिए थी, लेकिन वो नल है, वो मैं से ठीक कर दूंगा, मुझे टाइम नहीं मिला। तो अब जो कंटेंट कैटेगरी है आपने ये जो सेंड करनी है, ये क्या होती है, ये वाली, कि बेसिकली ये कौन सी लिस्ट व्यू हो रही है। क्योंकि हमने लास्ट टाइम देखा था कि अगर ये एक मेंस स्टोर होता तो वहाँ पे क्लोथ्स होते, शर्ट्स, पैंट्स, कोट्स, इस तरह की चीज़ें होती, मेंस किट, तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं। इस वक्त जो मैंने कैटेगरी ओपन की है वो प्रोडक्ट्स की कैटेगरी। तो मेनली मैंने यहाँ पे क्या करना है, लिस्ट आइटम नेम सेंड करना है। ठीक है, आपको इनमें से कोई क्वेश्चन है कि हम कंटेंट कैटेगरी क्यों सेंड कर रहे हैं, कंटेंट आईडीज क्यों सेंड कर रहे हैं, कंटेंट नेम्स क्यों सेंड कर रहे हैं? आईडी नेम वगैरह तो इसलिए सेंड करेंगे ना ताकि क्लाइंट जब वो कर रहा हो एनालिटिक यूज कर रहा है तो उसको पता चल जाए कि ये नेम है ब्रांड का, प्रोडक्ट का, ये इस तरह नहीं। नहीं, जो फेसबुक पिक्सल है ना, वो बहुत डिफरेंट है गूगल एनालिटिक्स से। गूगल एनालिटिक्स तो आपको एक पूरा डैशबोर्ड देते हैं जहाँ पे आप देख सकते हो 10 परचेजेस हुई हैं, 20 चेकआउट्स हुए हैं, 10 ऐड टू कार्ट्स हुए हैं। लेकिन जो फेसबुक पिक्सल है वो आपको एनालिटिक्स टूल्स नहीं देता। मेनली ये जो हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ये एल्गोरिदम के लिए, ताकि जिसका एड प्लेटफॉर्म है वो खुद को ऑप्टिमाइज कर सके। तो जब जैसे ये लिस्ट व्यू होगी तो उसके एड्स प्लेटफॉर्म को पता चलेगा यार कि बहुत सारा लोग ना जो मेंस शर्ट्स जो है वो देख रहे हैं या वो मेन पैंट्स देख रहे हैं, तो वो अपने आप को ऑप्टिमाइज कर सकेगा। अच्छा, वो बोलेगा अच्छा सिर्फ लड़कों को ये वाले प्रोडक्ट्स दिखाओ या सिर्फ वुमेन्स कैटेगरी वालों को ये वाले स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स दिखाओ। ठीक है, फेसबुक में एक और चीज़ होती है, फेसबुक कैटलॉग। वो अगर हमें टाइम मिला ना तो हम वो देखेंगे, ये उस कैटलॉग में भी हेल्प करता है थोड़ी सी। ठीक है, मेनली इसके दो पर्पसेज हैं, ये फेसबुक कैटलॉग के साथ सिंक होता है और दूसरा ये हेल्प करता है एल्गोरिदम को। ठीक है, यानी इनमें से कुछ भी हम क्लाइंट के लिए नहीं कर रहे। क्लाइंट के लिए जो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो वैल्यू है और करेंसी है। इवेंट मैच क्वालिटी जो होती है वो यूज़र के डाटा के ऊपर डिपेंड करती है कि आपने अगर आप ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कर देंगे ना यूज़र का, तो आपकी इवेंट मैच क्वालिटी 3.3 से राइज होकर 6 पे चली जाएगी। अगर आप फ़ोन नंबर प्रोवाइड कर देंगे तो वो 6 से जम करके 6.5 पे चली जाएगी। फिर जितनी आप चीज़ें प्रोवाइड करते हैं वो ऊपर जाती जाएगी। तो इवेंट मैच क्वालिटी यूज़र कस्टमर डाटा के ऊपर डिपेंड करती है, यूज़र डाटा के ऊपर डिपेंड करती है। ये इवेंट डाटा है, ठीक है, ये इवेंट का डाटा है। ठीक, अब हमने क्या करना है, हमने स्पेसिफिक वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी है हर वेरिएबल को। कंटेंट कैटेगरी सिंपल है, आपने आइटम लिस्ट नेम एक्सेस करना है और आपने उसे प्रोवाइड कर देना। मेरे ख्याल से हमने इसके वेरिएबल बनाए हुए हैं, नहीं बनाए हुए हैं। ठीक है, करके हम वेरिएबल्स बनाते जाते हैं। ठीक है, जैन भाई हमारी हेल्प करेंगे, हमने ये प्रोडक्ट एक्सेस करना है। ई कॉमर्स डॉट आइटम अंडरस्कोर लिस्ट, ये है लिस्ट अंडरस्कोर नेम। किसको एक्सेस करना था हमने? प्रोडक्ट्स को। अच्छा, फिर हो गया, मुझे लगा वो आईडी को करना। नहीं, क्योंकि जो कैटेगरी है ना वो बेसिकली हमें बता रही है कि कौन सी लिस्ट व्यू हुई है। ठीक है, ये लिस्ट का नाम है। अब हमने दूसरी चीज़ जो इसे प्रोवाइड करनी है वो क्या है, कंटेंट आईडी। बेसिकली ये आइटम्स को कंटेंट कहते हैं, जो फेसबुक वाले हैं ना वो आइटम्स को कंटेंट कहते हैं। ठीक है, तो जो फॉर्मेट उसने प्रोवाइड किया हुआ है ना वो क्या है, अरे होनी चाहिए स्ट्रिंग्स की। ठीक है, किसकी अरे होनी चाहिए, स्ट्रिंग्स की। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास अरे है वो किस चीज़ की है, ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अगर की वैल्यू पेयर्स हो तो वो ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इसके लिए बेसिकली हम लोग यूज करते थे फेसबुक पैरामीटर जनरेटर। अब फेसबुक पैरामीटर जनरेटर क्या करता है, अगर आप इसे ई कॉमर्स का ऑब्जेक्ट पकड़ा दो ना, ई कॉमर्स डॉट
टेबल्स, ठीक है। जैसे ही आप इसे इस आइटम की एक्सेस दोगे ना, हमने ये बहुत दफा देखा होगा फेसबुक पैरामीटर जनरेटर जब हम यूनिवर्सल एनालिटिक्स की बात कर रहे थे, लेकिन तब हम सिर्फ वैल्यू जनरेट कर रहे थे इसके साथ, ठीक है। तो बेसिकली ये बहुत सारी चीजें जनरेट कर सकता है, उनमें से एक चीज क्या है, कंटेंट आईडीज, जो हमें यहाँ पे चाहिए। आपने उसे बताना है कि इस लिस्ट के अंदर हमारे जो आइटम आईडीज हैं वो किस नेम से हैं, हमारे जो प्रोडक्ट के नेम्स हैं वो किस चीज से हैं, प्राइस हमारी प्राइस है, और क्वांटिटी हमारी क्वांटिटी है, ठीक है। इसकी नेमिंग कन्वेंशन भी सेम है, फेसबुक पैरामीटर जनरेटर, ई कॉमर्स आइटम्स, और ये क्या है, कंटेंट आईडी। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन, हम ये क्यों कर रहे हैं, हम बेसिकली एक मुझे असल में ये कंटेंट आईडीज है, और लेकिन आपने ये जो कॉन्टैक्ट नेम भी है इसके नीचे नंबर आइटम भी है, ये जो नेम है हम कॉन्टेंट नेम में नहीं डालेंगे, जो इस आइटम नेम है, सॉरी ये कंटेंट नेम में नहीं डालेंगे। जो कंटेंट नेम है ना वो बेसिकली रिटर्न आपको ये करेगा, यानी कंटेंट आईडीज आपको जो चीज वापस देगी ना वो आपको एक लिस्ट होगी जिसके अंदर सिर्फ आइटम के आईडीज लिखी होंगी, लेकिन जो कंटेंट नेम है वो आपको क्या रिटर्न करेगा, एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जिसके अंदर सिर्फ नाम होंगे प्रोडक्ट्स के। यानी ये बेसिकली क्या करेगा, इस आइटम्स के अंदर जाएगा और इस आइटम के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उन सब की आईडीज निकालेगा और उन्हें एक लिस्ट में डाल के दे देगा, ठीक है। ये क्या करेगा, अंदर जाएगा और सिर्फ नेम्स निकाल के दे देगा। ये क्या करेगा, सिर्फ उनकी क्वांटिटी काउंट करेगा। ये क्या करेगा, प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेगा, और ये भी एक इसी तरह का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। ठीक, किसी और को कोई क्वेश्चन फेसबुक पैरामीटर जनरेटर से रिलेटेड? हम सिर्फ ये इसलिए करते हैं कि काम, मतलब जिस तरह से वो एक प्रॉपर हमें करना पड़ता था, लंबा काम हो जाता था, उसलिए करते हैं। यूज क्यों करते हैं फेसबुक पैरामीटर जनरेटर? ये सिर्फ फॉर्मेट चेंज कर रहा है, क्योंकि फेसबुक सिर्फ इस फॉर्मेट के अंदर वैल्यूज एक्सेप्ट करता है। अगर आप इसे डायरेक्ट एक आइटम्स का ऑब्जेक्ट दे दोगे ना तो ये वो वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं करता। अब अगर आप नीचे देखो, अगर जब हम इसे कंटेंट सेंड करने लगेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये कहता है कि आईडी जो है वो आईडी की के अंदर होनी चाहिए, जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी के अंदर होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास जो डाटा लेयर में वैल्यूज आ रही होती हैं वो आइटम अंडरस्कोर आईडी आ रहा होता है, आइटम अंडरस्कोर नेम आ रहा होता है, तो हमें इसे मैप करना पड़ता है। तो ये वेरिएबल जो है ना फेसबुक पैरामीटर जनरेटर का, ये बेसिकली GA4 के वेरिएबल्स को कन्वर्ट करता है फेसबुक के एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड वेरिएबल पैटर्न के अंदर, ताकि वो रिजेक्ट नहीं करे वेरिएबल्स को जब इवेंट डाटा जाएगा उधर। यूजुअली चूंकि हम लोग खुद ही कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होंगे तो डाटा लेयर जो मैं कॉन्फ़िगर करके दिया करूंगा या जो डेवलपर कॉन्फ़िगर करके दिया करेगा वो GA4 की होगी, लेकिन प्रोसेस सेम है। अगर यहाँ पे यूनिवर्सल एनालिटिक्स भी होता तो आपका बस आइटम की चेंज हो जानी थी। अब आपने e-commerce.items के बजाय लेट्स से e-commerce.click.products वाली आपने उसे अरे देनी थी, बाकी प्रोसेस सारा सेम था। ठीक है, ठीक है। अब हमने इसे सेम एक लिस्ट देनी है जिसमें आइटम्स के नेम होंगे। सेम सिमिलर प्रोसेस है। आप एक नया फेसबुक पैरामीटर जनरेटर बनाओगे। ये क्या करेगा, एक लिस्ट ऑफ अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स लेता है, ठीक है। अरे वो होती है जो कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होती है और इसमें कमा सेपरेटेड एलिमेंट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होती है और इसमें की वैल्यू पेयर्स होते हैं, ठीक है। जो पहला की होता है, दूसरा वैल्यू होता है। तो हमने से एक्सेस देनी है इस अरे की जिसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये हमने से एक्सेस दे दी। जो हमें से रिटर्न चाहिए वो हमें सिर्फ नेम्स चाहिए आइटम्स के, और इस अरे के अंदर जो अरे है कीज की, वो पूछ रहा है इसके अंदर आईडी किसके अंदर पड़ी हुई है। आइटम अंडरस्कोर आईडी के अंदर आईडी है, आइटम अंडरस्कोर नेम, प्राइस और ठीक है फेसबुक पैरामीटर जनरेटर ई-कॉमर्स आइटम्स कंटेंट नेम, ठीक है। तो ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है, कंटेंट नेम्स रिटर्न कर रहा है। ये भी स्ट्रीम स्ट्रक्चर के अंदर होगा। नहीं, हमें सिर्फ नेम चाहिए तो हमने दोबारा आईडी वगैरह क्यों लिखा है? क्योंकि आपने उससे अब ये जो फेसबुक पैरामीटर जनरेटर है ना, हमने उसे बेसिकली बताया कि जो नेम पड़ा हुआ है वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर कहाँ पे पड़ा हुआ है। अब उसे तो नहीं पता कि नेम इंडेक्स के अंदर है या आइटम ब्रांड्स के अंदर नेम पड़ा हुआ है या आइटम वेरिएशंस के अंदर नेम पड़ा है या आइटम्स अंडरस्कोर नेम के अंदर पड़ा हुआ है, क्योंकि वेरिएबल्स के नेम तो हम लोग खुद डिफाइन करते हैं। तो ये जो चीजें है ना, ये जो नीचे वाली एलिमेंट्स है, ये है आउटपुट कि वो आपको रिटर्न क्या करेगा, कंटेंट्स रिटर्न करेगा, कंटेंट आईडी रिटर्न करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा या क्या चीज रिटर्न करेगा। लेकिन ये चीजें रिटर्न करने के लिए उसे इस ऑब्जेक्ट के अंदर चीजों की एक्सेस चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि आईडी किसके अंदर पड़ी हुई है, नेम किसके अंदर पड़ा हुआ है, करेंसी किसके अंदर पड़ी हुई है, और वो इन्फॉर्मेशन हम इसे यहाँ पे दे रहे हैं कि जो प्रोडक्ट की आईडीज हैं वो आइटम अंडरस्कोर आईडी के अंदर है, जो नेम है वो आइटम अंडरस्कोर नेम के अंदर है।
एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। ओके। तीसरा जो हमने सेंड करना होता है वो होता है कंटेंट टाइप्स। ये बेसिकली उसे बताता है कि सिंगल प्रोडक्ट जा रहा है या वेरिएशन वाला प्रोडक्ट जा रहा है, लेकिन चूंकि हमें हर आइटम का हमारे पास टाइम नहीं होता है चेक करें कि वो सिंगल प्रोडक्ट है या वेरिएशन वाला प्रोडक्ट है, तो हम हर किसी के लिए बस एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट ही सेंड कर देते हैं। बेटर ऑप्शन इसका होता है कि आप एक वेरिएबल बना लो, ताकि अगर आपको फ्यूचर में चेंज करना पड़े तो आप उसी वेरिएबल को चेंज कर लो, बजाय इसके कि आप एक एक टैग ओपन करके प्रोडक्ट चेंज करो। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है जो बस जा रही होती है, हर आइटम के साथ भेजनी होती है, हर ई कॉमर्स आइटम के साथ आपने भेजनी होती है, अदरवाइज ये वहाँ पे ना एक एरर शो करना स्टार्ट कर देता है। ठीक, उसके बाद हमने कंटेंट्स बनाने हैं। कंटेंट्स बनाने का तरीका भी सेम है। आप फेसबुक पैरामीटर जनरेटर लोगे, आप उसे बताओगे कि मेरा जो आइटम्स का ऑब्जेक्ट है वो किधर पड़ा हुआ है। ठीक है, मेरा आइटम्स का ऑब्जेक्ट है जो ई कॉमर्स डॉट आइटम्स पे पड़ा। ठीक है, और मुझे इससे क्या रिटर्न चाहिए, कंटेंट्स चाहिए। और अब वो पूछ रहा है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर आइटम आईडी किधर पड़ी हुई है। ठीक है, आइटम आईडी किधर है, ये वाली जो निचली इंफॉर्मेशन है ना, ये वाली इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, अगर ये यूनिवर्सल एनालिटिक्स होता तो हमारी आईडी आइटम अंडरस्कोर आईडी के अंदर नहीं होनी थी, हमारी आईडी होनी थी खाली आईडी के अंदर, और इसी तरह नेम हमारा होना था खाली नेम के अंदर। ठीक है, फेसबुक पैरामीटर जनरेटर ई कॉमर्स आइटम्स। फिर हमने इसे अब करेंसी की एक्सेस प्रोवाइड करनी है। करेंसी इसकी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से निकाल लें या बाय डिफ़ॉल्ट भी करेंसी अवेलेबल होती है। हम लोग यहाँ पे हमारे पास करेंसी यहाँ पे है, लेकिन यूजुअली मैं ई कॉमर्स डॉट करेंसी भी प्रोवाइड करता होता हूँ। ठीक है, डॉट करेंसी। अब यूजुअली क्या होगा कि वो क्या करेगा, ई कॉमर्स के ऑब्जेक्ट के अंदर जाएगा और वहाँ पे करेंसी देखने की कोशिश करेगा, लेकिन ई कॉमर्स के ऑब्जेक्ट के अंदर से दो चीज़ें हैं, आइटम्स हैं और आइटम लिस्ट नेम है और खाली आइटम्स है, तो उसे करेंसी नहीं मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू सेट करते हैं कि अगर इस वेरिएबल के अंदर करेंसी नहीं ना पड़ी हुई तो आप क्या करो, इस दूसरे वेरिएबल के अंदर से करेंसी ले लो। ठीक है, तो वो जो दूसरा वेरिएबल है वहाँ पे हम फिर ये वाली करेंसी डिफाइन कर देते हैं, ई कॉमर्स डॉट आइटम्स डॉट जीरो डॉट। यहाँ पे मैंने दो चीज़ें की है। सबसे पहले क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारी करेंसी ई कॉमर्स डॉट करेंसी के अंदर ही हुआ करेगी, लेकिन इस वक्त नहीं है, तो हमने क्या किया, एक बैकअप मेथड सेट की है कि अगर ये वेरिएबल अनडिफाइंड या नल रिटर्न हो जाता है तो आप क्या करो, इस वेरिएबल में से वैल्यू निकाल लो। ठीक है, हम एक चीज़ और भी करते होते हैं कि अगर इस वेरिएबल के अंदर भी वैल्यू नहीं है ना, तो आप क्या करो, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेंड कर दो, क्योंकि अगर वैल्यू नहीं होगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है, इवेंट ई कॉमर्स इवेंट रजिस्टर नहीं होता, वो एरर देना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो जो भी क्लाइंट के स्टोर की करेंसी है, डिफ़ॉल्ट करेंसी है, वो हम सेंड कर देते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल यूएसडी। अब तीन चीज़ें हो रही हैं। वो सबसे पहले चेक करेगा कि ई कॉमर्स डॉट करेंसी के अंदर वैल्यू है या नहीं है, तो इस केस में नहीं है। फिर वो क्या करेगा, अच्छा ई कॉमर्स डॉट आइटम डॉट जीरो डॉट करेंसी के अंदर वैल्यू है या नहीं है, यहाँ पे से वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे भी वैल्यू नहीं होती तो उसने क्या करना था, एक कांस्टेंट वैल्यू रिटर्न कर देनी थी। ये हम इसलिए मेथड यूज करते हैं ताकि एरर्स नहीं जनरेट हो फेसबुक इवेंट मैनेजर। एक में ना हो, दूसरे में ना हो, तो दूसरे में ना हो तो तीसरे में से उसे वैल्यू मिल जाए, लाइक कहीं ना कहीं से उसे वैल्यू मिल जाए करेंसी की। ठीक है, इसी तरह अब आपने उसे नंबर ऑफ आइटम्स बताने हैं। नंबर ऑफ आइटम्स बताने के लिए भी हम सेम मेथड यूज करेंगे फेसबुक पैरामीटर जनरेटर का। जैन भाई हमें गाइड करेंगे हमें क्या करना पड़ेगा वैल्यूज जनरेट करने के लिए। ये पहले प्रोडक्ट का नाम ही नीचे लिखना है, यहाँ से कॉपी करके। कहाँ से कॉपी करके? ये डाटा लेयर से। ठीक है, ये प्रोडक्ट आईडी जैसे डाल देते आगे। यहाँ पे मैंने क्या लिखना है, हमने क्या करनी है, एक्सेस array of objects हमने रेट ऑफ आइटम्स करनी है कि कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं। यहाँ पे हमने ई कॉमर्स डॉट आइटम करना है। ठीक है, तो अरे आइटम्स में हम क्या रिटर्न करेंगे, यहाँ पे नाम लिखेंगे, आईडी में टीम आइटम अंडरस्कोर आईडी आइटम अंडरस्कोर नेम प्राइस और क्वांटिटी। ई कॉमर्स डॉट आइटम्स और जो वेरिएबल होते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ई कॉमर्स डॉट आइटम्स में और जो डाटा लेयर वेरिएबल है ई कॉमर्स डॉट आइटम्स का, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पे उसे क्यों नहीं पता चला कि वेरिएबल को बुला रहे हैं? पर हमने डाटा लेयर वेरिएबल बनाया हुआ है, प्लस करके ऐड करके बनाना, प्लस करके ऐड करके बनाना। ठीक हो गया। अब हम इसे रीनेम कर देते हैं फेसबुक पैरामीटर जनरेटर ई कॉमर्स आइटम्स, और ये क्या रिटर्न कर रहा है, नम आइटम्स। ठीक है, और एंड पे हमें क्या चाहिए, वैल्यू।
ये भी हमारे पास ई कॉमर्स आइटम के अंदर से वैल्यूज रिटर्न होंगी, आइटम अंडरस्कोर आईडी, आइटम अंडरस्कोर नेम, प्राइस और क्वांटिटी। ठीक है, आपने सेम रखनी है फेसबुक पैरामीटर जनरेटर, ई कॉमर्स आइटम और वैल्यू। ठीक, मेरे ख्याल से कोई चीज़ रह नहीं गई, हम इसे चेंज कर लेते हैं। कस्टम इवेंट व्यू, जो सारे इवेंट्स हैं ना, सिर्फ व्यू कैटेगरी जो है वो नहीं है स्टैंडर्ड इवेंट, बाकी सारे के सारे स्टैंडर्ड इवेंट्स हैं। ऐड टू कार्ट, व्यू आइटम, हमारी मैक्सिमम कोशिश होती है कि हम स्टैंडर्ड इवेंट्स यूज़ करें। अगर नहीं कोई स्टैंडर्ड इवेंट है तो हम फिर कस्टम इवेंट यूज़ करते हैं इसकी जगह पे। ठीक है, हम इसे एक दफ़ा फायर करके टेस्ट कर लेते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है टैग के अंदर, और उसके बाद फिर हम ये ट्रांसफर करके ना मुझे स्क्रीनशॉट इस ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। मैं ड्राइव को सेंड करने ये किया, बुकिंग की है उनको मैं सेंड। इसे यहाँ ओपन कर लेते हैं साइड बाय साइड, और ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन टैग फायर हुआ है। आप अगर आप फेसबुक पिक्सल हेल्पर इंस्टॉल करोगे ना तो आपको दिखा देगा कि इंटीग्रेशन मेथड गया है और इवेंट आईडी गई है इस इवेंट के साथ। अब हम लोग कैटलॉग में जाके विजिट कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये कस्टम व्यू आइटम है, यहाँ पे व्यू कैटेगरी का टैग फायर हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ये वैल्यू उसने भेजी। कंटेंट टाइप प्रोडक्ट्स गए हैं, कंटेंट कैटेगरी जी भी हमारी वो प्रोडक्ट्स ही थी इसलिए वो प्रोडक्ट गई है। एक आइटम है इसके अंदर वैल्यू 0 है, आइटम का नेम टेस्ट ए है, आईडी चूंकि इस डाटा लेयर में प्रॉब्लम है इसलिए नल जा रही है, और बाकी सारा कुछ सेम है। ठीक है, किन किन चीजों में देख के पता चल जाएगा कि ये टैग सही फायर हो गया, टैग सही फायर हो गया, लेकिन हम इस तरीके से टेस्ट नहीं करते। जो टेस्ट करने का एक्चुअल तरीका होता है ना, हम ये GTM कनेक्ट करते हैं, उसके बाद हम जो भी फेसबुक पिक्सल होता है हम इसका इवेंट मैनेजर ओपन करते हैं। ठीक है, और इवेंट मैनेजर के ऊपर हम देखते हैं कि वैल्यू सही आ रही हैं या नहीं आ रही। मैं यहाँ से इवेंट मैनेजर ओपन कर लेता हूँ, फिर आपको सेम इवेंट ना पेज रिफ्रेश करके दिखाता हूँ जब आपने फाइनली एक्चुअल में टेस्टिंग करनी होती है किस तरह से करनी है। क्योंकि जो सर्वर साइड इवेंट्स है ना वो आपको गूगल टैग मैनेजर डीबग व्यू से नज़र तो आ जाते हैं कि वैल्यूज़ प्रोसेस हो रही हैं या नहीं हो रही, लेकिन आपने हमेशा चेक करना होता है कि वो फेसबुक तक सेंड हो रही हैं या नहीं हो रही। इसी तरह जब हम GA4 का चेक करते हैं हमेशा डीबग व्यू GA4 के डीबग व्यू में चेक करते हैं कि वैल्यूज़ गई हैं। ठीक, किस अकाउंट के अंदर था हमारा ये पिक्सल? ठीक, जो आपका इवेंट मैनेजर है ना इसके अंदर 2 सेक्शन होते हैं, 2 डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। एक आपके पास ऑप्शन है ओवरव्यू का और दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है टेस्ट इवेंट्स का। ठीक है, आपने राइट पिक्सल सेलेक्ट करना है, मेरे ख्याल से जो हम यूज़ कर रहे हैं वो ये वाला है। और यहाँ पे आप टेस्ट इवेंट्स में अगर जाओगे ना, ये शॉपिफाई स्टोर 1 कह रहा है, इसकी पिक्सल आईडी क्या है? 2866 ये। ठीक है, ये वाला हम बेसिकली पिक्सल इस वक्त यूज कर रहे हैं। तो अगर आप टेस्ट इवेंट्स में आके यहाँ पे रिफ्रेश करोगे ना तो अगर सेम ब्राउजर आपके पास ओपन है तो ये यहाँ पे रिक्वेस्ट शो कर देगा आपको। ठीक है, अब यहाँ से रिक्वेस्ट की है वो 1-2 मिनट तक यहाँ आ जाएगी। अब पेज व्यू इवेंट प्रोसेस हो गया, इसके साथ एक एडिशनल पैरामीटर आया इंटीग्रेशन मेथड का। इसी तरह व्यू कैटेगरी प्रोसेस हुआ है और उसके साथ ये सारे पैरामीटर्स आए हैं। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट ये सिर्फ यूजर आईडी और यूजर पैरामीटर सेंड कर रहा है। ओके, ये इवेंट मैनेजर फेसबुक है ना? ये फेसबुक का इवेंट मैनेजर, इसका URL ये होता है business.facebook.com पे आप जाओ ना तो फिर आप ऑल टूल्स पे जाके ओपन कर सकते हो। आप किसी भी पेज पे होगे ना बिजनेस मैनेजर के तो वहाँ पे आपको ये बटन नजर आ रहा होगा, शायद कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है, लेकिन यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये आपको इवेंट मैनेजर पे ले जाएगा। कभी इवेंट मैनेजर ऊपर होता है कभी नीचे होता है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, नहीं, इसको चेक करने के लिए इसको भी कनेक्ट करना पड़ेगा वेबसाइट के साथ। वो कैसे करता है? ये कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होती, बस अगर आप इसे ओपन करके वेबसाइट का पेज रिफ्रेश करोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इवेंट आ जाएगा, और बस ये एक ही दफ़ा करना पड़ता है। इसके बाद हम जितने भी इवेंट करेंगे ना वो खुद ब खुद ही यहाँ पे आते रहेंगे। लेट्स से अगर मैं होम पेज पे चला जाता हूँ तो होम पेज का पेज व्यू इवेंट आ जाएगा, मैं वापस दूसरे पेज पे चला जाऊँगा तो ये होम पेज का पेज व्यू इवेंट आ गया। ठीक है, अब मैं वापस इस कैटेगरी पेज पे आऊँ तो फिर अब 2 इवेंट आएंगे, ये कैटेगरी पेज का पेज व्यू है और ये व्यू कैटेगरी का इवेंट आ गया। ठीक है, ये बस आपने एक दफ़ा करना होता है, बस टेस्ट पेज पे आके इसे ओपन करना होता है एक दफ़ा। आपने पहले से कनेक्ट किया हुआ था उसको फेसबुक को, इसको इवेंट मैनेजर को और उसके साथ वेबसाइट के साथ? नहीं, इवेंट मैनेजर को आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। ये जो पिक्सल की आईडी है ना, ये जो फेसबुक पिक्सल की आईडी हम यूज़ कर रहे हैं फेसबुक गूगल टैग मैनेजर में, वो मैंने यहाँ से ली है। ठीक है, तो जो भी हम इवेंट सेंड करेंगे ना वो इसी पिक्सल के अंदर आ रहा है। ये बेसिकली जिस तरह पे गूगल एनालिटिक्स नहीं होता, आप एडमिन में जाके ट्रैकिंग कोड लेते हो वहां से, तो बेसिकली ये फेसबुक पिक्सल है जहाँ पे आप जाके ट्रैकिंग कोड लेते हो। ये फेसबुक पिक्सल की आईडी है।
ठीक है। यहाँ से जब ट्रैकिंग कोड ले लेते हो तो जितने आपके इवेंट होते हैं वो यहाँ नीचे शो हो रहे होते हैं। ये मेरे ख्याल से हमने फायर किया था लास्ट इवेंट 12 दिन पहले आया हो। ठीक है। ठीक, अब हमने दूसरा जो इवेंट बनाना है वो व्यू आइटम का है। ठीक है, वो रिलेटिवली इजी होता है। अगर आपने नोटिस किया हो तो इसके अंदर एक प्रॉब्लम थी, जो इवेंट आईडी सेंड कर रहा था वो पेज व्यू की थी, तो वो आप चेंज कर दो इसे व्यू कैटेगरी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसे व्यू आइटम के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। ये फेसबुक कस्टम इवेंट है व्यू कंटेंट। अब फेसबुक बेसिकली हर चीज को कंटेंट कहता है, ये वो नहीं कहता, आइटम्स नहीं कहता। तो ये व्यू कंटेंट का इवेंट है। इसका हम टैग भी चेंज कर देते हैं। हमारा जो टैग है वो कौन सा है, व्यू अंडरस्कोर आइटम कस्टम इवेंट व्यू अंडरस्कोर आइटम। यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें चेंज नहीं करनी पड़ेंगी क्योंकि ऑलमोस्ट ये सेम होती हैं। आपको बस कैटेगरी रिमूव करनी है क्योंकि कैटेगरी अब एग्जिस्ट नहीं कर दी। यानी अगर आप व्यू आइटम पे क्लिक करो और फंक्शन कंसोल ओपन करो ताकि आप देख सको कि कौन कौन से वेरिएबल्स आ रहे हैं जैसे व्यू आइटम करते हो आप। तो ठीक है, ये आपने व्यू आइटम का इवेंट फायर किया है। ठीक, अब जो इवेंट जो कंटेंट आईडीज है ना वो भी सेम है, ई कॉमर्स आइटम्स के अंदर पड़ी हुई है। तो ये सेम वेरिएबल काम करेगा, ये भी सेम वेरिएबल काम करेगा, ये भी सेम वेरिएबल काम करेगा, ये भी सेम है, ये भी सेम काम करेगा, ये भी सेम काम करेगा और वैल्यू वाला भी सेम काम करेगा। ठीक है, तो बेसिकली व्यू आइटम का जो टैग है वो आप इसी को कॉपी करके बना सकते हैं। पहले एक ही बनाएंगे, जैसे आइटम आईडी डालेंगे उस पर सारा कुछ बना के फिर उसको कॉपी करके दोबारा अगर किसी और का बनाना होगा तो उसको ही जो चीज चाहिए होगी उसको रखेंगे और जो नहीं चाहिए होगी उसको डिलीट कर देंगे। आपने डाटा लेयर से चेक करना है। कभी कभी हो सकता है यहाँ पे आईडी की जगह पे खाली आईडी आ रहा होता, आइटम आईडी नहीं आ रहा होता, खाली आईडी आ रहा होता। तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, तो फिर आपको ये चेंज करना पड़ता है। ठीक है, नहीं मैं समझा नहीं, डाटा लेयर क्यों चेंज होगा? अगर डाटा लेयर चेंज है, लेकिन यूजुअली डाटा लेयर इसी तरीके से हुआ करेगी। लेकिन आपका मेन पर्पस है, आपका मेन पर्पस जो है ना कंटेंट आईडीज जो है ना वो सेंड करनी। ठीक है, यानी आपने एक अरे सेंड करनी है जिसके अंदर आईडीज हो, चाहे आप वो फेसबुक पैरामीटर जनरेटर से बनाओ, चाहे आप वो खुद मैनुअली टाइप करके भेजो या किसी भी और तरीके से करो। ओके ओके ओके। अब इसी तरीके से हमने ऐड टू कार्ट का इवेंट बनाना है। ठीक है, फेसबुक पिक्सल कस्टम इवेंट ऐड टू कार्ट। यहाँ पे ऐड ये स्टैंडर्ड है ट्रिगर की वजह से, ये ट्रिगर की वजह से कस्टम इवेंट। हमने एक चीज मिस कर दी, जो हमारे इवेंट के नेम है ना वो ये नहीं है, कस्टम अंडरस्कोर व्यू आइटम है। ठीक है, इसी तरीके से कस्टम ऐड टू, मैं ऐड टू कार्ट का इवेंट फायर करता हूँ ताकि उसकी डाटा लेयर सामने आ जाए, फिर हम उसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब ये ऐड टू कार्ट का इवेंट फायर हुआ है, ये उसकी डाटा लेयर है कस्टम ऐड टू कार्ट जिसमें ये सारा कुछ है। अच्छा हसन भाई, हमें ना कई इवेंट्स के पुश करवाने पड़ते थे डाटा लेयर ना, जैसे आप करते नहीं थे, पेस्ट करते थे फिर उसका इवेंट बनाते थे। इसमें नहीं वो करना, इसमें पहले बने हुए हैं। अभी हम इसमें से क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, जो पहले हमने समझ थी वो भी खत्म हो गई है। तो GA4 है वो। अच्छा, यही मैंने कहा कि GA4 है ना, अब हमें वो लानी नहीं पड़ी। अच्छा सही। तो हम सिर्फ GA4 की डाटा लेयर यूज करेंगे और उसी की बेसिस के ऊपर बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स कॉन्फ़िगर करते हैं। फेसबुक के लिए भी? फेसबुक यूनिवर्सल एनालिटिक्स और सारे के सारे। ठीक है, हम एक काम और करते हैं ना, हम चूंकि बाकी सारे टैग्स आपने देखा, बस हमने ट्रिगर चेंज करना है और बाकी बस कॉपी पेस्ट करना है, तो सारा कुछ एज इट इज ही जाएगा। तो रिमूव फ्रॉम कार्ट भी ऐसे ही है, परचेज इवेंट भी ऐसे ही है। मैं आपको परचेज इवेंट दिखा देता हूँ, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इन बाकी इवेंट्स में किसी को कोई प्रॉब्लम है ऐड टू कार्ट में या रिमूव फ्रॉम कार्ट में या व्यू आइटम में, डाटा लेयर में? मैं ये यूनिवर्सल एनालिटिक्स वाला बिग क्वेश्चन आंसर कर दूं। ये एक बार ऐड टू कार्ट वाला भी कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट हो गया था, बस हमने दो चीजें चेंज की। दिखा देता हूँ, ये नीचे ऐड टू कार्ट ही ओपन है। इसमें सिर्फ हमने दो चीजें चेंज की है। पिक्सल का नेम जो इवेंट जा रहा है वो ऐड टू कार्ट किया है और जो इवेंट आईडी है उसे ऐड टू कार्ट किया। रीजन हमें क्यों बाकी चीजें चेंज करनी नहीं पड़ी, क्योंकि जो GA4 की डाटा लेयर है ना वो ऑलमोस्ट यूनिवर्सल टाइप की है, यूनिवर्सल एनालिटिक्स टाइप की नहीं, लेकिन लाइक एक जनरल टाइप की डाटा लेयर है कि हर नया जो आइटम होता है वो e-commerce.items के अंदर ही जाता है। लेकिन जो यूनिवर्सल एनालिटिक्स था उसमें अगर ऐड का इवेंट है तो वो e-commerce.add के अंदर जाएगा,
अगर रिमूव का है तो वो ई कॉमर्स डॉट रिमूव के अंदर जा रहा है। तो बेसिकली यूनिवर्सल एनालिटिक्स में नेस्टिंग डिफरेंट तरीके से थी, लेकिन GA4 में एक ही टाइप की नेस्टिंग है। नेस्टिंग का मतलब हर आइटम जो है वो हमेशा आइटम्स के अरे के अंदर ही होगा, तो आपको इसमें ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं करनी पड़ती, सारा कुछ सेम ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है। ठीक है। ओके बस। जो परचेज इवेंट है वो भी सेम तरीके से है, आप इसे चेंज करके परचेज कर दोगे। ठीक है। और ये आपका जो है कस्टम परचेज। अब जहाँ तक आपको परचेज इवेंट याद हो, उसमें एक चीज़ और एडिशनल होती है हमारे पास, ट्रांजैक्शन आईडी। ठीक है। लेकिन ट्रांजैक्शन आईडी को फेसबुक किस तरीके से एड्रेस करता है, ऑर्डर आईडी के साथ। ठीक है। और ये वहाँ पे और लिखा हुआ है वो जो जहाँ से हमने ये सारे लिए प्रॉपर्टी वो इसके अंदर लिखे हुए हैं, फेसबुक का जो रेफरेंस है ना उसके अंदर लिखे हुए हैं, ई कॉमर्स डॉट ट्रांजैक्शन। भाई अब 4 बंदे हैं ना, तो 100,000 चारों की इकट्ठी है, यानी तो मुझे भी नहीं इतनी आती, तो यही मैसेज उनको जा के दिखा देंगे, अपनी डिटेल जो है ना वो उसमें खुद जो है उसको देख लेंगे जो एंट्री उनके पास पहुंची हुई है। तो ठीक है। ये हमारे पास ट्रांजैक्शन आईडी आ गई जो ऑर्डर आईडी में हम भेजते हैं, सिर्फ यही डिफरेंस होता है। वहीं से जाके ले दूसरी लेंगे, चीज़ जो डुप्लीकेट नंबर या आप अगर चेंज करना चाहो तो आप वैल्यूज को फेसबुक पैरामीटर जनरेटर के बजाय आप ये वाली वैल्यू डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो ई कॉमर्स डॉट वैल्यू से। आप बस यही आप चेंज कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो, बाकी सारा कुछ सेम होगा परचेज इवेंट के लिए। ठीक है। इन इवेंट्स में किसी को कोई क्वेश्चन है कि ऐड टू कार्ट में हमने ये क्यों किया या ये क्यों नहीं किया, या मैं पहले इस तरीके से कर रहा था आपने इस तरीके से क्यों किया? ऐड टू कार्ट में प्रॉपर्टी रिमूव कौन सी की है हमने? हमने जो प्रॉपर्टी रिमूव किया वो सिर्फ व्यू कैटेगरी की थी, बाकी सारा कुछ वही है। अच्छा आइटम हाँ कंटेंट कैटेगरी की थी, ये पहली वाली कंटेंट कैटेगरी। अच्छा, आपने रिमूव क्यों किया है व्यू आइटम वाली? हमने रिमूव इसलिए किया है क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं थी। ये आपको सिर्फ तब चाहिए होता है जब आप व्यू कैटेगरी का इवेंट फायर करते हो, उसके अलावा बाकी इवेंट्स की ये ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ओके ओके ठीक। और कोई क्वेश्चन किसी का? फेसबुक पैरामीटर जनरेटर के थ्रू ही है, तो ये आपने बताया ज़्यादा स्टैंडर्ड अप्रोच है कि हम फेसबुक पैरामीटर जनरेटर के थ्रू नेम लेके। नहीं, ये स्टैंडर्ड अप्रोच हर अप्रोच ठीक होती है जब तक आपका ये जो की है ना, ये जो आपका टैग फायर हुआ है व्यू कस्टम आइटम का जो टैग फायर हुआ है या व्यू कैटेगरी का जो टैग फायर हुआ है, जब तक इस टैग को प्रॉपर वैल्यूज मिल रही है ना तब तक सारा कुछ ठीक है, तब तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। लेकिन जिस वक्त इसके किसी भी पैरामीटर को वैल्यू नहीं मिली तब प्रॉब्लम है। वो अब आप पे डिपेंड करता है, आप फेसबुक पैरामीटर जनरेटर यूज करते हो, आप डायरेक्टली जाके इन वैल्यूज को एक्सेस करते हो, या आप जो भी मेथड यूज करते हो। अब अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचो तो जो व्यू कैटेगरी का जो इवेंट है ना, व्यू कैटेगरी का जो इवेंट है सिर्फ वो वाला इवेंट, बिगिन चेकआउट का इवेंट और परचेज इवेंट, ये 3 ऐसे इवेंट है जहाँ पे एक से ज्यादा आइटम्स हो सकते हैं। ठीक है। यानी हो सकता है जो शॉप वाला पेज 10 आइटम्स हो, परचेज करते हुए यूजर ने 3 आइटम्स परचेज किए, यानी बिगिन चेकआउट, परचेज और व्यू आइटम कैटेगरी। ये बस 3 ऐसे इवेंट है जहाँ पे एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन जब भी यूजर कोई आइटम व्यू करेगा, सिंगल आइटम व्यू करेगा, तब हमेशा वो एक आइटम व्यू करेगा। अगर वो ऐड टू कार्ट करेगा तब भी सिर्फ एक ही आइटम ऐड टू कार्ट करेगा। अगर वो रिमूव फ्रॉम कार्ट करेगा तब भी हमेशा एक ही आइटम रिमूव फ्रॉम कार्ट होगा। तो उस सिचुएशन में अब हमेशा यहाँ पे एक ही आइटम होना था, तो यहाँ पे फेसबुक पैरामीटर जनरेटर यूज करने के बजाय आप ये मेथड यूज कर सकते थे, ecommerce.items.0.item id। ठीक है। कंटेंट नेम की जगह आप यूज कर सकते थे ecommerce.items.0.item लेकिन अगर आप एंड रिजल्ट देखो तो दोनों सेम है। फेसबुक पैरामीटर जनरेटर भी वही रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे आपके पास टेस्ट ए आ रहा है, और कंटेंट नेम अगर आप इनडायरेक्टली एक्सेस करते कीज के साथ तो वो भी सेम रिजल्ट आता। एंड जो पॉइंट है, आपके पास रिजल्ट्स सेम आने चाहिए। ठीक है। आपका इवेंट प्रॉपर्ली फायर होना चाहिए। ठीक। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं। लेट्स से अब आपके पास डाटा लेयर GA4 की नहीं है। ठीक है। आपके पास ये वाली डाटा लेयर नहीं थी, किसी भी वजह से मैं अवेलेबल नहीं हूँ, डेवलपर ने गलती से यूनिवर्सल एनालिटिक्स अप्लाई कर दिया और कल हमने प्रोजेक्ट डिलीवर करना है। ठीक है। तो अब शॉर्ट डेडलाइन है, तो हमने जो भी काम करना है हमने यूनिवर्सल एनालिटिक्स की डाटा लेयर के साथ करना है। ठीक है। अब जो आपका इवेंट फायर हो रहा है वो ये वाला है। ठीक है। आपकी डाटा लेयर क्या है? ये। अब आपने इस इवेंट से क्या करना है, ऐड टू कार्ट का इवेंट जनरेट करना। हम एक एक करके सारों को थोड़ा थोड़ा तंग करते हैं ताकि वो हमें इनपुट देते जाएं कि हम कैसे कैसे टैग सेट करते जाएंगे। ठीक है। यूए तो खत्म नहीं हो जानी, तो यूए क्यों यूज करेंगे आप? कह यूए खत्म हो जानी है, लेकिन जितनी भी वेबसाइट्स हैं वहाँ पे डाटा लेयर स्विच करते करते और CMSs को बहुत टाइम लग जाना, क्योंकि ऑलरेडी GA4 को रिलीज हुए 1 साल से
ऊपर होने वाला है, ठीक है। लास्ट ईयर वो जून मेरे ख्याल सितंबर में रिलीज हुई थी, तो ऑलमोस्ट 15 मंथ हो गए और अभी तक शॉपिफाई ने या वर्डप्रेस ने कोई सॉल्यूशन नहीं दिया कि आप GA4 का ये सॉल्यूशन यूज कर लो या ये प्लगइन यूज कर लो, ठीक है। GA4 के जितने प्लगइन है शॉपिफाई के लिए वो पेड है अभी तक, और जो वर्डप्रेस के हैं वो फ्री वाले अवेलेबल हैं, लेकिन उसके साथ आपको कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो जो सॉल्यूशंस अवेलेबल है ना अभी, वो अभी भी यूनिवर्सल एनालिटिक्स के साथ हैं। तो जितने भी प्रोजेक्ट्स हमें मिलेंगे ना, नए या पुराने, मोस्ट ऑफ द टाइम उनके ऊपर डाटा लेयर जो है वो यूनिवर्सल एनालिटिक्स वाली लगी होगी। हाँ, अगर कोई नया क्लाइंट है, ब्रांड न्यू, उसने स्टोर बनाया और कोई डाटा लेयर नहीं सेट हुई, तो उसके ऊपर हम GA4 लेकिन अगर कोई पुराना क्लाइंट है जिसके पास यूनिवर्सल एनालिटिक्स है, वो कह रहा है यार मेरे पास डेवलपर नहीं है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं डेवलपर हायर करूँ वो डाटा लेयर अपडेट करे, हम जाके डाटा लेयर बिल्ड कर सकें, तो जो अवेलेबल है हमें उसके साथ फिर काम चलाना पड़ता है, ठीक है। तो लेट्स से अब जो डाटा लेयर आपके पास है वो यूनिवर्सल एनालिटिक्स की है, और अब आपने फेसबुक पिक्सल का ऐड टू कार्ट इवेंट फायर करना है। तो जैन भाई हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अभी हम ट्रिगर बनाने लगे सबसे पहले, फिर हम टैग बनाएंगे। किसका बनाने लगे थे, जरा एक दफा दोबारा बताना। इसी इवेंट ऐड टू कार्ड का, ठीक है। हाँ। अब टैग बनाएंगे पहले हम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कस्टम इवेंट हम बना रहे थे ऐड टू कार्ट का, ठीक है। फेसबुक पिक्सल का जो टैग है हमने ये गैलरी से डाउनलोड किया हुआ है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो वो क्या सिंपली इधर गैलरी में से जाके ना डाउनलोड कर सकते हैं टेम्पलेट गैलरी से, ठीक है। जो फेसबुक पिक्सल की आईडी थी वो हमने वेरिएबल ऑलरेडी बना के सेव किया हुआ है। जो हमारा टैग है वो ऐड टू कार्ट का टैग है, और जो बेसिक चीज़ हमें चाहिए होती है वो हमने इवेंट हिस्ट्री ट्रैकिंग डिसेबल की हुई है। ये इसलिए हम एज ए सिक्योरिटी डिसेबल करते हैं, यानी एज ए बैकअप सेव करते हैं, ऐसा ना एडिशनल इवेंट्स ट्रैक होना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि हमें मैक्सिमम कंट्रोल चाहिए इवेंट्स के ऊपर, ठीक है। तो ये इवेंट है ऐड टू कार्ट, टू कर देते हैं ताकि वो तीन आ जाए उधर, इवेंट आईडी, ठीक। अब हमने क्या करना है, इवेंट्स की प्रॉपर्टीज सेंड करनी है, ठीक है। जो बेसिक रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज होती है ना, यानी जिसके बगैर इवेंट कंसीडर नहीं होगा, वो होती है करेंसी, वैल्यू, कंटेंट टाइप और कंटेंट्स, ठीक है। अगर आपके ई कॉमर्स इवेंट के अंदर ये चार चीज़ें प्रेजेंट है ना, तो वो एक स्टैंडर्ड ई कॉमर्स इवेंट काउंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन जैसे कि कंटेंट आईडीज, कंटेंट अंडरस्कोर नेम, और क्या क्या है हमारे पास, नंबर आइटम्स, और क्या हम सेंड करते हैं, बस। यानी ये तीन जो चीज़ें हम एक्स्ट्रा सेंड करते हैं, ये बेसिकली एल्गोरिदम की आसानी के लिए होता है, ठीक है। यानी ये तीनों कंपलसरी नहीं है, कंटेंट आईडीज, कंटेंट नेम्स और नंबर आइटम्स, लेकिन ये चारों कंपलसरी है। अगर ये चारों कंपलसरी नहीं हो या अगर ये चारों अवेलेबल नहीं होगी तो आपका ई कॉमर्स इवेंट प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। अगर ये तीनों ना भी हो तो फिर हो जाएगा ये जो आईडी नेम वगैरह, हाँ, ई कॉमर्स इवेंट प्रोसेस हो जाएगा, तो बस वहाँ पे वो एक वार्निंग शो करेगा कि यार ये वेरिएबल मिसिंग है, अगर आप डाल दो तो अच्छा है। लेकिन अगर आप ये करोगे ना तो आपको वहाँ पे एक रेड वार्निंग शो होगी कि वैल्यू नहीं आ रही, या करेंसी नहीं आ रही, या कंटेंट्स नहीं आ रही है। अच्छा, ये पहले चार इंपॉर्टेंट है, बाकी ऑप्शनल, लेकिन हम चूंकि अच्छा काम करते हैं तो हम सारी की सारी वैल्यू सेट हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने करेंसी एक्सेस करनी है। करेंसी एक्सेस करने के लिए इस वेरिएबल को हमने एक्सेस करना है, ठीक है, ठीक। मेनली जो आपका ई कॉमर्स इवेंट है ना, जो अभी हमने कहा कि ये चार वेरिएबल्स होना जरूरी है, ये इवेंट के पैरामीटर्स है, ये इवेंट पैरामीटर्स है, ये चार वेरिएबल्स होना जरूरी है और ये तीन ऑप्शनल है। लेकिन चूंकि हम जैसे कहा अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो हमारी कोशिश होती है हम सारे के सारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अब डाटा लेयर आपके पास कॉन्फ़िगर्ड होगी यूजुअली GA4 की या यूनिवर्सल एनालिटिक्स की, दोनों में से कोई भी अवेलेबल होगी। तो उसकी बेसिस पे आपने क्या करना है, इसे एग्जैक्ट वैल्यूज प्रोवाइड करनी है। हमारे पास फेसबुक ने एक डॉक्यूमेंटेशन बनाई हुई है जहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि जो कंटेंट आईडीज हैं वो एक अरे ऑफ स्ट्रिंग होनी चाहिए, जो कंटेंट नेम है वो एक स्ट्रिंग होनी चाहिए, कंटेंट टाइप जो है वो या तो प्रोडक्ट होगा, अगर सिंगल प्रोडक्ट है, या तो प्रोडक्ट अंडरस्कोर ग्रुप्स होगा। हम हमेशा प्रोडक्ट सेंड करते होते हैं, प्रोडक्ट अंडरस्कोर ग्रुप नहीं सेंड करते, क्योंकि प्रोडक्ट अंडरस्कोर ग्रुप हमने भेजना होता है उन आइटम्स के लिए जो वेरिएशन वाले आइटम्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह जो कंटेंट्स है ना, ये जिस तरह GA4 में आइटम्स होता है ना, आइटम्स का ऑब्जेक्ट होता है, अरे होती है और उसके अंदर डिफरेंट आइटम्स होते हैं, तो ये बेसिकली उसी तरीके का कंटेंट है। फिर करेंसी है, करेंसी एक स्ट्रिंग है जिसमें USD, EUR या PKR होता है। नंबर आइटम्स बताता है कि कितने आइटम्स थे जब चेकआउट हुआ या ऐड टू कार्ट हुआ या कोई भी इवेंट फायर हुआ, और वैल्यू होती है जो भी है।
ठीक है। तो अब हमारा काम होता है कि डाटा लेयर वेरिएबल्स यूज करके इस करेंसी वगैरह को एक्सेस करें, ठीक है। जैन भाई हमें बता सकते हैं ये करेंसी वेरिएबल मैं कैसे एक्सेस करूंगा? हाँ जी, इसमें नया वेरिएबल में प्लस करें। यहाँ ये वेरिएबल बनाओ, बना दो। इसका बनाया पहले आपने कि नहीं? मैंने नहीं बनाया आज इसका। कौन सा वेरिएबल बनाना है? हाँ, वो किधर गया डाटा लेयर वेरिएबल? डाटा लेयर का वेरिएबल क्या लिखना है हमने? नेम भी हम नया डालेंगे, प्लस करें। नेम भी हम नया डालेंगे। ऐसे ही है? अच्छा नहीं सही है, उधर ही डालना सही है। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं, ठीक है। एक आपने देखना होता है कि रिक्वायरमेंट क्या है, यानी ये जो फील्ड आपको नजर आ रही है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आपने हर दफा ई कॉमर्स डॉट डाल के और आप कुछ भी लिखोगे तो वो उसे एक्सेस कर लेगा। लेट्स से ई कॉमर्स डॉट करेंसी कोड अगर आप लिखते हो तो वो उसे एक्सेस सिर्फ उसी सूरत में करेगा अगर आप डाटा लेयर का वेरिएबल ओपन किया हुआ है। इसके अलावा अगर कोई भी वेरिएबल होगा ना, कोई भी फील्ड है, कोई भी वेरिएबल है, वहां पे ये मेथड नहीं काम करता। ये सिर्फ और सिर्फ तभी काम करता है जब आप डाटा लेयर के वेरिएबल में, क्योंकि डाटा लेयर का वेरिएबल क्या करता है, वो इस वेबसाइट के ऊपर जाता है और वेबसाइट के ऊपर जाके इस डाटा लेयर के वेरिएबल को पकड़ता है और जो भी इसका रीसेंट इवेंट होता है, अब इसका रीसेंट इवेंट 9 है, शायद 8 है, ठीक है, 8 के इवेंट को पकड़ता है। फिर आप इसमें जो जो लिखते जाते हो ना, अगर आप लिखते हो डॉट ई कॉमर्स डॉट करेंसी कोड, ठीक है, तो इस तरीके से जाके वो EUR निकाल लेता है उसके अंदर से। अब यही अगर एक 9th इवेंट होता तो उसने क्या करना था, यहाँ पे इसे चेंज करके 9। मैं बस बता रहा हूँ कि डाटा लेयर वेरिएबल काम किस तरह से करता है। ये 8 मैटर नहीं करता, ये मतलब लेटेस्ट वेरिएबल है, तो वो लेटेस्ट वेरिएबल में जाता है जो लेटेस्ट पुश हुई है, उसके अंदर देखता है जो भी आपने यहाँ पे लिखा हुआ है वो एक्सेस करके आपको रिटर्न करता है। ये भी एक जावास्क्रिप्ट बता रहे थे कि कहाँ पे बनाना है कि नहीं, कहाँ पे नाम डाल सकते हैं, कहाँ पे नहीं, वो पता चल गया, यूज हो गया, सही। और ये काम इस तरीके से कर रहा होता है। अगर आपने देखा होगा यहाँ पे एक हर इवेंट के साथ एक आईडी जारी होती है, यूनिक आईडी, ठीक है, वो इस चीज को भी ट्रैक रख रहा होता है हर आईडी के साथ। नहीं, मैं वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता था कि यहाँ पे भी नया बनाना पड़ेगा कि यहाँ वो डाटा लेयर, ये सिर्फ डाटा लेयर वेरिएबल के अंदर काम करता है, बाकी कहीं पे भी ये काम नहीं करता। अगर कहीं पे भी आप लिखोगे ना तो वो बस एज इट इज ये प्रिंट कर देगा, e-commerce.currency ID एज इट इज लिख देगा, कुछ एक्सेस नहीं करेगा, ठीक है। अब वैल्यू आपने निकालनी है, वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे? हाँ, डाटा लेयर वैल्यू में हम एक डाटा लेयर फेसबुक, बिल्कुल, हम एक फेसबुक पैरामीटर जनरेट करेंगे, ठीक। अब अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ ना e-commerce.items, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा क्योंकि ये फेसबुक पैरामीटर जनरेटर है, ये डाटा लेयर वेरिएबल नहीं है, ठीक है। बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, डाटा लेयर का वेरिएबल बताना है जिसके अंदर प्रोडक्ट्स पड़े होंगे, ठीक है। हम किसी और को मौका दें वो स्ट्रीम में आके थोड़ा सा हिस्सा डालें ताकि सबका थोड़ा थोड़ा फायदा हो, ठीक। मैं इस कंटेंट को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, जैसे शाह या बुशरा में से कोई बता सकता है कि मैं ये आइटम्स अरे कैसे निकालूंगा यहाँ से? e-commerce.add.product, ये ठीक है। और अगर मैंने यहीं पे वेरिएंट निकालना होता फिर इसमें आप डॉट प्रोडक्ट्स के बाद डॉट 0 ऐड करते और फिर डॉट वेरिएंट। हम 0 यूज कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा सॉरी एक ऑब्जेक्ट था और एक अरे हमारी स्टार्ट हो गई है ना, इसलिए। हाँ, ये हमारी अरे स्टार्ट हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक अरे हमारी स्टार्ट हो रही है और ये अरे में हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो कर रहे हैं। हाँ, तो पहला आइटम एक्सेस करने के लिए हम 1 क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि कोडिंग 0 से स्टार्ट होती है, कोडिंग की जो लैंग्वेज है हमेशा 0। बिल्कुल, ई-कॉमर्स आ गया। हम लोग चूंकि वैल्यू निकाल रहे थे, हम वैल्यू सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम क्या वैल्यू लिखेंगे? बुशरा में गाइड कर सकती हैं। यहाँ पे आएगी आईडी, ओके, आगे प्रोडक्ट नेम, इसके में आएगा नेम, आगे प्राइस, आगे क्वांटिटी में क्वांटिटी। लेट्स से कि ये जो मेरी डाटा लेयर है ये वाली, इसमें नेम इस तरीके से नहीं आ रहा, वो आ रहा है नेम अंडरस्कोर आइटम्स, किसी भी वजह से इस तरीके से नेम आ रहा है। अब मैं नेम किस तरीके से एक्सेस करूंगा? आप उसी तरह से लिखेंगे वो जिस तरीके से आ रहा है, नेम अंडरस्कोर आइटम्स, ठीक। यहाँ वाले ये जो नीचे वाले अरे कीज है ना, ये लिखा उसने अरे कीज ही है, लेकिन यहाँ पे उसे बेसिकली आइटम ऑब्जेक्ट कीज लिखना चाहिए था ताकि आपको बताओ कि आइटम्स के ऑब्जेक्ट की कीज है, ठीक है, वो ज्यादा क्लियर हो जाता है। आप यहाँ पे बताएंगे इसका नेम कैसे लिखेंगे हम? FPG DLV नहीं आएगा। ई-कॉमर्स एड प्रोडक्ट, आपने पहले बताना होता है कि किस अरे में से वैल्यू निकाल और फिर हम क्या वैल्यू निकालते हैं। ये ट्रैक नहीं, ये फेसबुक पैरामीटर जनरेटर है, ये किस ई कॉमर्स ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहा है और ये क्या चीज रिटर्न कर रहा है, ठीक है। ये हाँ, अगर आपको 2 जगह यूज करना पड़
बढ़ जाता है फिर आप यहाँ पे लिखोगे। लेकिन अगर आपका एक ही जगह पे है तो फिर आप एक ही जगह पे लिखो, ठीक है। अगर यहाँ पे यूनिवर्सल एनालिटिक्स पे होता है फिर हम यहाँ पे FB डाल देते हैं। कंटेंट टाइप एक कांस्टेंट है जो हर दफा सेम ही जाएगा, तो इसलिए हमने एक कांस्टेंट बनाया हुआ है प्रोडक्ट का। तो जो दूसरा कंटेंट्स हमने भेजना है वो हम फेसबुक पैरामीटर जनरेटर से ही निकाल लेते हैं, लेकिन इसी को कॉपी कर लेते हैं, बार बार नहीं किया बनाने, ठीक है। पहले हम वैल्यू रिटर्न कर रहे थे, अब हम कंटेंट्स रिटर्न कर देंगे और ये आ गया कंटेंट्स, ठीक है। इसी तरह हम कंटेंट आईडी डालेंगे और नेम और बाकी सारा कुछ भी डालेंगे। मैं इसलिए नहीं डाल रहा था कि हम बस मीटिंग एंड करते हैं फिर टेस्ट कर लेते हैं सही करता। UML वैसे लिखा, लेकिन यूजुअली आपका एक ही टैग होगा, या तो ये वाला टैग होगा या तो ये वाला टैग होगा, 2 टैग्स नहीं होंगे। लेकिन चूंकि हम टेस्टिंग कर लिए मैंने इसके एंड पे 2 लिख दिया। इवेंट मैनेजर अगर आप ओपन करेंगे ना टेस्ट व्यू, तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे इवेंट्स आपके इधर शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम व्यू कैटेगरी का इवेंट देख लेते हैं और उसके बाद हम जो यूनिवर्सल एनालिटिक्स वाला है ऐड टू कार्ट ये देख लेते हैं और ये वाला है, ठीक है। ये अब ऐड टू कार्ट इवेंट फायर हुआ है, ठीक है। इसकी बेस पे ये GA4 का टैग फायर हुआ, फेसबुक पिक्सल का टैग फायर हुआ। ये ऐड टू कार्ट ने सारे पैरामीटर्स भेज दिए, वैल्यू, कंटेंट्स और करेंसी, और ये यहाँ पे आ गया। जो स्टैंडर्ड टैग्स होते हैं ना उनके पीछे एक डिफरेंट वो बना होता है आइकन, लेकिन जो कस्टम टैग है उन सबके ऊपर एक कस्टम पैरामीटर बना होता है, ठीक है। अब व्यू आइटम देख लेते हैं। अगर आप व्यू आइटम पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे व्यू आइटम का टैग आ जाएगा। ऐड टू कार्ट करोगे तो स्टैंडर्ड ऐड टू कार्ट का बस टैग आ जाएगा। ये व्यू आइटम फायर हो गया है, व्यू कंटेंट, ठीक है। ये पेज व्यू है, ऐड टू कार्ट। तो यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन ई कॉमर्स ट्रैकिंग से लेके कि फेसबुक पिक्सल पे हम ट्रैकिंग कैसे करेंगे, अगर GA4 की डाटा ले रहे हो या यूनिवर्सल एनालिटिक्स की डाटा ले रहे हो या कोई और डाटा ले रहे हो। कंसोल में जब इवेंट फायर हो गया हो जाता है तो वो एडवर्स ही बताता है ना कि वो हो रहा है, हो गया। एडवर्स हाँ, नहीं अगर होगा तो आप नहीं बताएगा। एडवर्स के ऊपर अगर आप जाओ ना तो आपको एडवांस ऑप्शंस पे ना कुछ एडिशनल ऑप्शंस मिलती है। इसमें अगर आप अदर एनालिटिक्स के ऊपर क्लिक करो ना तो यहाँ पे फेसबुक आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप फेसबुक सिलेक्ट करोगे ना तो ये आपको वो सारे इवेंट्स दिखाएगा जो फेसबुक पिक्सल पे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल दूसरे ट्विटर अभी पे एक ट्विटर पे करेंगे। हाँ, अभी एक व्यू आइटम फायर हुआ है तो यहाँ पे आपको व्यू कंटेंट दिखा रहा है कि इसके अंदर ये इंटीग्रेशन मेथड गया है, कंटेंट आईडीज गई हैं, कंटेंट नेम गया है, कंटेंट टाइप गया और कंटेंट्स गए हैं, करेंसी गई है, आइटम गया है, वैल्यू गया। इसी तरीके ऐड टू कार्ट गया, ये आइटम आईडी गई है, इवेंट आईडी गई है, इंटीग्रेशन मेथड, नेम, प्रोडक्ट और बाकी सारी रीड, ठीक है। ये इवेंट का नाम है। और किसी का कोई क्वेश्चन? जो अभी आपने ना नेम अंडरस्कोर आइटम्स लिखा वो आपने कैपिटल में लिखा। लेट्स से कि अगर हम उसको कैपिटल में नहीं लिखते तो वो प्रॉब्लम करता है ना? हाँ जी, कैपिटलाइजेशन मैटर करती है क्योंकि जो चेक यूज हो रहा होता है ना जावास्क्रिप्ट के अंदर वो यूजुअली ट्रिपल इक्वल वाला चेक होता है। तो ये 2 चीजें चेक करता है कि उसका नेम सेम होना चाहिए, लाइक एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, क्योंकि जो स्मॉल ए होता है ना ये जब कन्वर्ट होता है तो इसका मेरे ख्याल से कैरेक्टर कोड 96 होता है, लेकिन जो कैपिटल ए होता है उसका चाहे 256 है। इस तरह करके इनके कैरेक्टर कोड होते हैं तो वो कोड आपस में मैच नहीं करते, तो ये एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। ठीक है। ठीक, जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं ना इन टैग्स के अंदर वो यही होते हैं, नेमिंग कन्वेंशन नहीं ठीक, डाटा लेयर वेरिएबल नहीं ठीक डाला, या आपने अपनी तरफ से टेस्टिंग सारा कुछ ठीक कर लिया लेकिन आपने कंफर्म नहीं किया फेसबुक पिक्सल पे कि वैल्यूज ठीक आ रही हैं या नहीं आ रही। आपने हमेशा एक एक वैल्यू चेक करनी होती है, सारी वैल्यूज ठीक है, कहीं कोई वैल्यू में प्रॉब्लम तो नहीं आ गया। इसी तरीके से हमने बिगिन चेकआउट सेट करना था। बिगिन चेकआउट का नाम इनिशिएट चेकआउट है और बाकी सारे टाइप। अच्छा, यूएमएल में करते होते थे वो ट्रू करते थे जाके उसके अंदर ई-कॉमर्स के अंदर जाके, वो इसमें तो नहीं ना वो करना पड़ेगा। इसमें आपके पास एक ऑप्शन है इनेबल एनहांस्ड ई-कॉमर्स, लेकिन अगर आप इसे ओपन करो ना तो ये बेसिकली काम करता है GA4 की डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। मैं आपको दिखा देता हूँ अगर ओपन हो जाता है तो, ठीक है। अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन इस वाली को फॉलो कर रही है ना, यूनिवर्सल एनालिटिक्स वाली को, तो फिर आप बस अगर उस एक बॉक्स को चेक कर दोगे ना तो ये सारा कुछ इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देगा खुद ब खुद। लेकिन हम ये मेथड इसलिए नहीं यूज करते हम यूनिवर्सल एनालिटिक्स, क्योंकि GTM यूज करने का मेन पर्पस है कि हमारे पास मैक्सिमम कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। इन केस कोई भी प्रॉब्लम आता है क्लाइंट को, वो कह रहा है यार वैल्यूज नहीं आ रही है, करेंसी नहीं ठीक आ रही है, आइटम आईडीज नहीं आ रही है, डायग्नोस्टिक में एरर शो कर रहा है, तो हम वो एरर तभी सॉल्व कर सकते हैं अगर हमने वो इवेंट खुद जनरेट किया। अगर इवेंट हमने खुद जनरेट ही नहीं किया तो हम उसके प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक, किसी और को कोई क्वेश्चन? हम बस एंड कर दें। नहीं,